हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज से हम शुरू करने वाले हैं द पंजाब कोर्ट एक्ट का लेक्चर नंबर 2। हमने हमारे पिछले लेक्चर के अंदर सेक्शन 1 टू सेक्शन 27 कवर किया था और आज के हम लेक्चर के अंदर सेक्शन 28 टू 37 कवर करेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर सेक्शन 28 से सेक्शन 37 लेक्चर नंबर 2। अब अगर हम बात करें सेक्शन 28 की, तो सेक्शन 28 में लिखा हुआ है कि स्पेशल जजेस और बेंचेस, इसकी फॉर्मेशन लिखी हुई है किसमें? सेक्शन 28 के अंदर। 28 स्पेशल जजेस एंड बेंचेस, इसकी फॉर्मेशन किसमें लिखी हुई है? 28 के अंदर। अब अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, द स्टेट गवर्नमेंट, अब यहाँ पर भी किसके पास अधिकार है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद, और ये बात हम अभी तक पहले भी पढ़ते आ चुके रहे हैं। द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगी और क्या करेगी? अपॉइंट करेगी किसको? एनी पर्सन टू बी ऑनरी सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड सिविल जज जूनियर डिवीजन। अब अगर किसी अपॉइंटमेंट की बात हो, किसके अपॉइंटमेंट? सिविल जज सीनियर डिवीजन या सिविल जज जूनियर डिवीजन, तो उसके अपॉइंटमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। किससे करेगी? विद द कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। यहाँ तक की बात क्लियर है। एंड द हाई कोर्ट में कॉन्फर, अब पहले भी हम पढ़ के आ रखे हैं कि हाई कोर्ट जो भी अपॉइंटेड जज होंगे उनको पावर देगी कौन? हाई कोर्ट। तो यहाँ पे भी ये लिखा है, हाई कोर्ट में कन्फर सच जज, या तो सारी की सारी पावर या कुछ पावर, ऑल और एनी ऑफ द पावर कन्फरेबल अंडर दिस एक्ट ऑन किसको? सिविल जज सीनियर डिवीजन को या सिविल जज जूनियर डिवीजन को, विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केस, किसी सूट के रिगार्डिंग या फिर जो भी उनके एरिया आता है उसके अकॉर्डिंग। कौन देगा पावर? हाई कोर्ट देगा। किसको देगा? सिविल जज सीनियर डिवीजन को या फिर सिविल जज जूनियर डिवीजन को। और अपॉइंट कौन करेगा? अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हमारा आता है इसके अंदर क्लॉज 2। अभी तक हमने देखा कि इसकी जो अपॉइंटमेंट करेगी वो करेगी स्टेट गवर्नमेंट। अब अगर हम बात करें क्लॉज 2 की, तो द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट, कौन करेगा डायरेक्ट? स्टेट गवर्नमेंट। एनी अनइवन नंबर, अब स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी अनइवन नंबर्स को, uneven number of person invested with the power of the same description and exercisable within the same local area under this section to sit together as a bench। अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक बेंच फॉर्मेशन करेगी जिसके अंदर उनको वो पावर दी जाएगी जिससे कि वो उस केस को डिसाइड कर सके। और जो वो बेंच बनेगी उसके अंदर जो नंबर्स ऑफ जजेस बैठेंगे वो बैठेंगे अनइवन। ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अनइवन क्यों बैठेंगे? अगर मान लो एक बेंच बनाई 4, 2 एक के फेवर में और 2 दूसरे के फेवर में, तो यहाँ पर फैसला नहीं आ पाएगा। अब अगर बनाई 5, तो ऐसा होगा कि 3 फेवर में या 2 अनफेवर में, या 3 अनफेवर में या 2 फेवर में, तो यहाँ पर फैसला आना ईजी है। अगर हम बात करें 4 की, अगर 2 फेवर और 2 अनफेवर की बात आ गई तो फिर टाई हो जाएगा और फिर वो फैसला आ नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पर अनइवन नंबर ऑफ जजेस को बिठाया जाता है एज अ बेंच और उनको वो सारी पावर दी जाती है जिसके अंतर्गत वो अपने काम कर सके। एंड दोज पावर शैल while the direction remains in force be exercised by the bench। जब तक वो बेंच है तब तक उसको एक्सरसाइज करने का, उसको यूज करने का अधिकार होगा उन सभी पावर को जो उनको दी गई है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आ गया हमारा क्लॉज 3। अब आ गया हमारा इसके अंदर क्लॉज 3। द डिसीजन ऑफ मेजोरिटी ऑफ अ मेंबर
जो भी फैसला होगा मेजोरिटी ऑफ मेंबर का, जैसे मैंने आपको बताया था अगर 5 की बेंच बैठी है और 3 का हाँ में फैसला है और 2 का ना में फैसला है, तो वो फैसला हाँ वाला माना जाएगा। द डिसीजन ऑफ मेजोरिटी, पहली चीज। और किसकी मेजोरिटी? जो भी उस बेंच के मेंबर है, मेंबर ऑफ बेंच कंस्टिट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी द डिसीजन ऑफ बेंच। 5 का बेंच था, 3 ने यस बोला, 2 ने नो बोला, तो जो ये 3 है क्योंकि मेजोरिटी है तो इनका फैसला सबका फैसला माना जाएगा। क्लॉज 4, person on whom power are conferred under this section and benches constituted under this section shall be deemed for the purpose of this part to be a civil judge senior division और civil judge junior division। जो भी इस सेक्शन के अंतर्गत बेंच बनेंगे और जो उनको इस सेक्शन के अंतर्गत पावर दी जाएगी तो उनको हम यही मानेंगे कि वो सिविल जज सीनियर डिवीजन है या सिविल जज जूनियर डिवीजन एज पर द सर्कमस्टांसेस के अनुरूप। यहाँ तक की बात क्लियर है। हमने सेक्शन 28 कवर किया है, अब हम करते हैं सेक्शन 29। अब सेक्शन 29 के अंदर हमें बोल दिया गया है पावर टू इन्वेस्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन एंड सिविल जज जूनियर डिवीजन विद स्मॉल कोर्ट जुरिडिक्शन। मतलब किसी भी सिविल जज सीनियर डिवीजन को, किसी भी सिविल जज सीनियर डिवीजन को या किसी भी सिविल जज जूनियर डिवीजन को कौन सी पावर देती है? स्मॉल कोस कोर्ट की पावर देती है। किसी भी सिविल जज सीनियर डिवीजन को या फिर किसी भी सिविल जज जूनियर डिवीजन को किसी भी स्मॉल कोस कोर्ट की पावर देती है। अब ये पावर कौन देगा? हाई कोर्ट देगी। द हाई कोर्ट में कैसे देगी? नोटिफिकेशन जारी करेगी ऑफिशियल गैजेट के अंदर। द हाई कोर्ट में बाय ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट कन्फर देगी। किसको देगी? विद इन सच लोकल लिमिट एज ए थिंक फिट, जैसा उसको उचित लगे, अपॉन एनी सिविल जज सीनियर डिवीजन, किसी भी सिविल जज सीनियर डिवीजन को दे सकती है या फिर किसी भी सिविल जज जूनियर डिवीजन को दे सकती है। क्या देगी? पावर देगी। किसकी? स्मॉल कोस कोर्ट की। द जुरिडिक्शन ऑफ जज ऑफ द कोर्ट ऑफ स्मॉल कोस कोर्ट। अब ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो भी स्मॉल कोस कोर्ट की प्रक्रिया चलेगी वो किसके अंतर्गत चलेगी? प्रोविंशियल स्मॉल कोस एक्ट 1877। ये आपको मैंने पहले भी बता रखा है, अब फिर से आ गया तो आपको फिर से बता रहा हूँ। फॉर द ट्रायल ऑफ सूट, जो भी स्मॉल कोस कोर्ट के सूट चलेंगे इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। बाय सच कोर्ट अप टू द वैल्यू। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है वैल्यू। जो इसकी सूट की वैल्यू होगी वो 2000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन यही पूछ लेगा व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सूट अंडर स्मॉल कोस कोर्ट एक्ट, तो हमारा होगा नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपए। और ये कहा मेंशन है हमें सेक्शन 29 के अंदर। कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट अप टू द वैल्यू ऑफ नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज एज इट थिंक फिट, जैसा हाई कोर्ट को उचित लगे। एंड मे विड्रॉ। अब यहाँ पर ये जब अगर हाई कोर्ट किसी सिविल जज जूनियर डिवीजन को या किसी सिविल जज सीनियर डिवीजन को स्मॉल कोस कोर्ट की पावर देती है तो वो उसको वापस ले भी सकती है, विड्रॉ भी कर सकती है और उसको दे भी सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कैन अ हाई कोर्ट कैन विड्रॉ द पावर कन्फर्ड टू सिविल जज सीनियर डिवीजन और सिविल जज जूनियर डिवीजन एज अ स्मॉल कोस कोर्ट? तो यस, ले भी सकती है। कौन? हाई कोर्ट। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन 30 के ऊपर। अब हमने देखा था सेक्शन 29 के अंदर हाई कोर्ट ने पावर दी है किसी भी सिविल जज सीनियर डिवीजन को या किसी भी सिविल जज जूनियर डिवीजन को, किसकी? स्मॉल कोस कोर्ट एक्ट की कोर्ट की पावर दी है। किसमें? 29 में। अब हम देखेंगे 30 में किसी भी सिविल जज सीनियर डिवीजन को
या किसी भी सिविल जज जूनियर डिवीजन को किसकी पावर देगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर देगी। एक्सरसाइज बाय सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन और जुरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन सर्टेन प्रोसीडिंग। अब इसकी पावर भी कौन देगा? हाई कोर्ट देगा। द हाई कोर्ट कैसे देगा? कोई भी जनरल या कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर पास करके। और 29 में कैसे दिया था? ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर। 30 में कैसे देगा? किसी भी जनरल या किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर को पास करके। क्या करेगा? ऑथराइज करेगा किसी भी सिविल जज सीनियर डिवीजन को या किसी भी सिविल जज जूनियर डिवीजन को। किस चीज के लिए? वो किसी भी ऐसे केस का कॉग्निजेंस ले सके जिसको कि एक डिस्ट्रिक्ट जज ले सकता था, या फिर एक ऐसी सिचुएशन जिसको कि एक डिस्ट्रिक्ट जज ने अपना केस ट्रांसफर किया हो किसी सिविल जज सिविल डिवीजन को और सिविल जज जूनियर डिवीजन को। और ये जो सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन के जज हैं, ये किसके कंट्रोल में होने चाहिए? ये होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज के कंट्रोल में, अंडर हिज कंट्रोल। एनी प्रोसीडिंग ऑफ द नेक्स्ट हेयर इन आफ्टर मेंशन ऑफ एनी क्लास ऑफ दोज प्रोसीडिंग स्पेसिफाइड इन ऑर्डर। और ये जो इनको ट्रांसफर किए जाएंगे केस सीनियर डिवीजन को और जूनियर डिवीजन को, तो ये किस केस से होने चाहिए? जो अब आगे हमारे पास केस आएंगे उनसे जुड़े हुए होने चाहिए। तो अब वो केस कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। क्लॉज 2 कहता है द प्रोसीडिंग रेफर्ड इन सब सेक्शन 1 आर फॉलोइंग नेमिंग। अब किस किस केस के लिए एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपना केस ट्रांसफर कर सकता है किसी भी सिविल जज सीनियर डिवीजन को या किसी भी सिविल जज जूनियर डिवीजन को? द प्रोसीडिंग अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट, ये पहला प्रोसीडिंग है। कोई भी प्रोसीडिंग जो इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर आती हो या कोई भी प्रोबेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर आती हो, प्रोबेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर आती हो, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट जज डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। अब जब डिस्ट्रिक्ट जज उस केस को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता अपने लेवल पे, तो वो किसको ट्रांसफर कर देगा? सिविल जज सीनियर डिवीजन को या सिविल जज जूनियर डिवीजन को। पहली चीज। दूसरा, द डिस्ट्रिक्ट जज में विड्रॉ। अब जैसे कि हमने 29 में पढ़ा था कि हाई कोर्ट अपनी पावर वापस भी ले सकती है, तो यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट जज भी अपनी पावर वापस ले सकता है। द डिस्ट्रिक्ट जज में विड्रॉ एनी सच प्रोसीडिंग टेकन कॉग्निजेंस ऑफ एनी बाय एंड ट्रांसफर टू सिविल जज सीनियर डिवीजन, सिविल जज जूनियर डिवीजन एंड मे आइदर हिमसेल्फ। और वो अपने आप भी डिस्पोज ऑफ कर सकता है और वो किसी और कोर्ट को भी ट्रांसफर कर सकता है। इसको ऐसे समझ लें कि एक डिस्ट्रिक्ट जज ने पहले एक केस ट्रांसफर किया किसी सिविल जज सीनियर डिवीजन को। अब डिस्ट्रिक्ट जज को लगता है कि ये काम इससे नहीं हो पाएगा, तो वो उस केस में क्या करता है कि वो उसको जो ट्रांसफर किया था केस, उससे वो वापस लेके या तो उसको वो खुद हेल्ड कर देगा, खुद डिस्पोज ऑफ कर देगा, या फिर वो उससे लेकर के किसी और सिविल जज को ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पर ऐसा माना जा सकता है कि एक बार ट्रांसफर होने के बाद वो दोबारा भी किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं। अब हमारा आता है इसमें क्लॉज 4। क्लॉज 4 कहता है प्रोसीडिंग टेकन कॉग्निजेंस बाय और ट्रांसफर बाय सिविल जज सीनियर डिवीजन जूनियर डिवीजन एज द केस में बी अंडर दिस सेक्शन shall be disposed of by him subject to rule applicable like proceeding dispose। अब वो इसी तरीके से डिस्पोज ऑफ करेगा जैसे कि उसको रूल प्रिस्क्राइब किए गए हैं, उससे ऊपर जाकर के नहीं कर सकता। ये हमने बात पढ़ी सेक्शन 30 के अंदर। अब हम बात करते हैं सेक्शन 31 के अंदर, जो कि कहता है प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट कहाँ कहाँ पर बैठ सकती है। सेक्शन 31 कहता है प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट।
31 प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ कोर्ट। अब इसका फैसला भी कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगी। हाई कोर्ट क्या करेगी? फिक्स कर देगी प्लेस को कि भैया ये अब से कोर्ट मानी जाएगी और यहीं आपको बैठना है। द हाई कोर्ट में फिक्स द प्लेस और प्लेसेस एट विच एनी कोर्ट अंडर हिज पार्ट इज टू बी हेल्ड। कौन सी प्लेस कोर्ट कही जाएगी, इसका फैसला कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। पहली चीज, द प्लेस और प्लेसेस सो फिक्स्ड बाय मे बी बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो प्लेस फिक्स कही गई है एज अ कोर्ट, वो क्या उस जुरिडिक्शन के अंदर होगी, उससे बाहर भी हो सकती है? तो उसके बाहर भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है बियॉन्ड द लिमिट भी हो सकती है। यहाँ तक की बात क्लियर है? Except as may be otherwise provided by any order under this section, a court under this part may held at any place within the local limits of jurisdiction. जब तक कि कोई ऑर्डर पास ना किया जाए तब तक जो कोर्ट एस्टेब्लिश कर गई है उसी के अंदर वो कोर्ट मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 33 की, क्योंकि 32 हमारा रिपील्ड है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 33 की। अब सेक्शन 33 में कहता है कंट्रोल ऑफ कोर्ट्स। अब कंट्रोल ऑफ कोर्ट की अगर हम बात करें, सब्जेक्ट टू द जनरल सुपरिटेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट। अब यहाँ पर ये कह दिया गया कि हर कोर्ट के ऊपर जो सुपरिटेंडेंस होगा वो हाई कोर्ट का होगा। द डिस्ट्रिक्ट जज शैल हैव कंट्रोल ऑल ओवर सिविल कोर्ट्स। मतलब ये है कि हर एक कोर्ट के ऊपर सुपरिटेंडेंस होगा हाई कोर्ट का। लेकिन अगर हम बात करेंगे सिविल कोर्ट की, तो उसका जो कंट्रोल होगा वो किसके हाथ में होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हाथ में होगा। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल कंट्रोल की बात, तो वो होगा हाई कोर्ट का। और अगर हम बात करें सिविल कोर्ट्स की, तो उसका जो कंट्रोल होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर। लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कंट्रोल भी होगा वो भी किसके अंतर्गत आएगा? हाई कोर्ट के अंतर्गत आएगा। तो मतलब सबसे बड़ा हाई कोर्ट, फिर से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके नीचे सिविल कोर्ट। अब आते हैं हम 34 के अंदर। पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस। कौन कौन से केस किस किस कोर्ट के द्वारा हेल्ड किए जाएंगे, वो सब पावर कौन कन्फर करेगा? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीपीसी, जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी किसके अंतर्गत की जाएगी? सीपीसी के अंतर्गत की जाएगी। एवरी डिस्ट्रिक्ट जज may by written order direct that any civil business cognizance by his court and the court under his control shall be distributed among such courts in such manner as he think fit। अब अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन ये उठेगा कि ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी किसके अंतर्गत की जाएंगी? सीपीसी के अंतर्गत की जाएंगी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत की जाएगी। और अगर हम बात करें ये पावर डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट जज करेगा। कैसे करेगा? लिखित ऑर्डर के तहत करेगा। किसको करेगा? जो भी कोर्ट उसके कंट्रोल के अंदर आती है, जो भी कोर्ट उसके कंट्रोल के अंदर आती है, अंडर हिज कंट्रोल। शैल बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग सच कोर्ट इन सच मैनर, और उस तरीके से करेगा जैसा उसको उचित लगे, उसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं। और अगला, provided that no direction issued under this section shall empower any court to exercise any power deal with any business beyond the limit of jurisdiction। मतलब यह है कि अगर एक बार हाई कोर्ट ने कोई लिमिट फिक्स कर दी कि इस सिविल जज को यही काम करना है, तो वो सिविल जज उस लिमिट से ऊपर अपना कोई काम नहीं कर सकता। जो उसको बता दिया कि आपको इस दायरे के अंदर ये फैसला सुनाने, इस केस के अंदर आप एलिजिबल हो, तो आप उसी के ही सुनाओगे, उससे ऊपर के आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने किया तो आपने बियॉन्ड द जुरिडिक्शन लेके काम किया है और वो अमान्य होगा। अब हम बात करें सेक्शन 36 की, पावर टू फाइन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर। ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 36
पावर टू फाइंड मिनिस्टेरियल ऑफिसर्स। इसको ऐसे समझ लो कि अगर कोई ऑफिसर, कोर्ट का ऑफिसर, अगर कोई वो कुछ गलत काम करता पाया जाता है तो उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा वो उसकी 1 महीने तक की सैलरी का फाइन लगा सकता है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एनी कोर्ट अंडर हिज कंट्रोल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो ऐसी कोर्ट हो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आती हो, वो फाइन लगा सकती है इन एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ सैलरी, 1 महीने की सैलरी तक का। एनी मिनिस्टेरियल ऑफिसर ऑफ कोर्ट, अब कोई भी ऑफिसर ऑफ कोर्ट हो, जो भी उसके अंदर एम्प्लॉय होते हैं उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर मिसकंडक्ट, अगर उसने कोई भी मिसकंडक्ट किया हो, कोई भी नेग्लिजेंस किया हो अपनी ड्यूटी को निभाने में, चाहे वो रीडर हो, चाहे वो एलमद हो, चाहे वो स्टेनो हो, कोई भी हो सकते हैं कोर्ट के ऑफिसर्स। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑन अपील और अदरवाइज रिवर्स द मोडिफाई। अब यहाँ पर पहले क्लोज में तो बोल दिया कि वो डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसके ऊपर फाइन लगा सकता है 1 महीने का, लेकिन अगर कोई उसके अगेंस्ट अपील करते तो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो अपने फैसले को वापस भी ले सकता है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। मेड सबसेक्शन 1 बाय एनी कोर्ट अंडर हिज कंट्रोल एंड मे ऑफ इट्स ओन मोशन। अगर उसने वो फैसला खुद दिया हो तो भी, और अगर किसी उसके कंट्रोल के अंदर कोर्ट ने दिया हो तो भी, वो अपने मोशन पे भी ले सकता है, सुओ मोटो भी ले सकता है, और वो किसी कोर्ट का फैसला भी बदल सकता है, और जो उसने फाइन दिया था वो वापस भी ले सकता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हमारा आज के सेशन का आखिरी सेक्शन 37, और आज हमारा चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा। डेलीगेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज पावर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ हाई कोर्ट। अब यहाँ पर जो डेलीगेशन की जाएगी वो उस वाली सैंक्शन किसकी चाहिए होगी? हाई कोर्ट की चाहिए होगी। और कौन डेलीगेट करेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डेलीगेट करेगा। डेलीगेट टू एनी सबऑर्डिनेट, और किसको करेगा? सबऑर्डिनेट जजेस को करेगा। तो यहाँ पर अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अपनी पावर डेलीगेट करनी है किसी भी सिविल जज सीनियर डिवीजन को या किसी भी सिविल जज जूनियर डिवीजन को, तो यहाँ पर सबसे पहले सैंक्शन किसकी चाहिए होगी? सैंक्शन चाहिए होगी हाई कोर्ट की। और अगर एक बार हाई कोर्ट की मिल गई तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपनी पावर सैंक्शन कर सकता है। तो हमने आज कवर अप किया हमारा चैप्टर 3, जिसके अंदर हमने आज कवर अप किया है सेक्शन 18, सेक्शन 28 to 37, और हमारा आज ये चैप्टर 3 पूरा हो गया है। अब हमारे सिर्फ 2 चैप्टर रहते हैं, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। वो भी आपके 2 वीडियोस के अंदर खत्म कर दिए जाएंगे और आपका पंजाब एक्ट पूरा हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।